पहली लाइन सर की सबकी सेम होती थी कि लास्ट बेंच फ्रंट बेंच पे आ जाओ। तो फ्रंट बेंच खाली रहती थी हमेशा। देखो सर सबसे मेन तो फ्रीडम लगी, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आई कॉलेज में आने के बाद। कॉलेज से पहले कितनी पढ़ाई करते थे और कॉलेज में अब कितनी पढ़ाई करते हो? ये नहीं पूछना था सर। थी मेरे को तो अभी भी ध्यान है, मैंने शायद एनाटॉमी की किताबें भी एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही ली थी, नई की नई खरीदी थी, और वो अभी भी नई की नई पड़ी है। तो तुम ये बात एनाटॉमी के सर के सामने बोल रहे हो? फर्स्ट ईयर का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा? तो शुरुआत के कुछ दिन तो फैसिनेटिंग था कि वाइट कोट पहन रहे हैं, वाइट कोट पहन रहे हैं, फिर थोड़ा ऐसा हो गया वाइट कोट पहनना ही है। रूल की तरह हो गया। में सबसे फैसिनेटिंग चीज़ तो डे 1 था मेरा, काफ़ी अच्छा था। तो तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सी सब्जेक्ट्स को सोच के टेंशन होती थी कि यार इसकी एग्जाम और आ गई? जोश रहता था कि मैं करूँगा डायसेक्शन, और लड़ाई हुई है उस पर प्रॉपर कि आज डायसेक्शन। तो कुछ टाइम बाद में सब ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के साथ मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय पढ़ने के। वो रेजिडेंट भी ठीक थे तुम्हारे साथ थोड़ा है? कौन था तुम्हारे टेबल पे रेजिडेंट? एक बार तो सर इस चक्कर में हॉस्टल से निकाला भी गया था। तो सब ऐसे झुंड बना के चाय पीने जाते थे। तो रात को ऐसे ही बाइक पे 3 लोग जा रहे थे, हम 2 बज रहे होंगे उस रात के, और फिर रास्ते में ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स वेलकम बैक नीट यूजी सक्सेस स्टोरी के न्यू एपिसोड के अंदर। और आज के पॉडकास्ट में हम जो गेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, वो गेस्ट एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है आफ्टर सिलेक्शन। तो आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि एक कॉलेज लाइफ कैसी होती है, जब हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद मैं एक बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ जीऊँगा कॉलेज के अंदर। तो वो कॉलेज लाइफ कैसी होती है, अगर किसी के रिलेटिव्स या किसी के कज़न पढ़ रहे होते तो वो उनको जनरली बता देते, पर कुछ एस्पिरेंट्स इससे इस चीज़ को फील नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है। तो उस चीज़ को फील और एक्सपीरियंस कराने के लिए आज मैं आपको मिलवाऊँगा हमारे फ्यूचर डॉक्टर क्रिस और डॉक्टर कपिल से। तो वेलकम है क्रिस एंड कपिल। थैंक यू। तो आप लोगों को कितना टाइम हो गया है कॉलेज में? कुछ टाइम तो निकाल दिया है, 2 साल हो गए, 3rd ईयर में आ गए। ओके। तो क्रिस आपको कैसा लगा जब आपको पहली बार आपने जो ड्रीम कॉलेज था आपका वो उसमें आए आप? सर काफ़ी अच्छा लगा था। शुरुआत के कुछ दिन तो काफ़ी ओरिएंटेशन रहता है, फाउंडेशन कोर्स रहता है शुरुआत के कुछ दिन, 15-20 दिन। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, सीपीआर देना और इमरजेंसी कंडीशंस में कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहता है। टीचिंग काफ़ी डिफरेंट होती है जो कॉलेज के अंदर होती है और जो स्कूल के अंदर होती है, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे स्कूल में तो सारी चीज़ें स्पून फीडिंग कराई जाती है कि सब कुछ ही सामने रख दिया जाता है थाली में परोस के कि अब देख लो, याद कर लो। कॉलेज के अंदर सब कुछ तुम्हारे पे भी छोड़ा जाता है कि जैसे तुम कर सकते हो वो देखो, उस हिसाब से। एंड टीचर्स भी सपोर्टिव रहते हैं काफ़ी, क्या होता है। कपिल आपको क्या लगा, मेन डिफरेंस क्या लगा कि कॉलेज लाइफ और कॉलेज से पहले वाली लाइफ जो भी स्कूल या कोचिंग की होती है और एक कॉलेज लाइफ जो होती है सिलेक्शन के बाद? मेरे को तो सर सबसे मेन तो फ्रीडम लगी, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आई कॉलेज में आने के बाद। कोचिंग में इतनी इंडिपेंडेंस थी नहीं। कोचिंग में ऐसा था कि फिक्स है, सुबह उठना है, क्लास जाना है, पढ़ना है, उस ये शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल। एंड कॉलेज में ऐसा नहीं है, कॉलेज में थोड़ा सा चिल रहता है। चिल है, सब बढ़िया है। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन भी बढ़िया था इधर कॉलेज में टीचर्स से। सबसे पहले दुआ सर मिले थे पीएसएम के, पहली क्लास उन्हीं की ली थी। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब ऐसा अलग सा लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज में आते ही बहुत ही बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एकदम से, और बिल्कुल पढ़ना, डे 1 से पढ़ना पड़ेगा। पर थोड़ा सा मतलब वो दिमाग में जो पिक्चर थी वो थोड़ी अलग थी यहाँ पे कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ मतलब एक तरह से आप क्या कहना चाह रहे हो कि कॉलेज लाइफ जो सोच रहे थे आप उससे भी बेहतर मिली है आपको, राइट? बेहतर नहीं है, पर हाँ एक तरीके से जो लेवल सोचा था कि उससे तो ऊपर ही है। हाँ कि ऐसा होगा तो उससे तो ठीक है, पहले कोचिंग से तो काफ़ी बेटर है। तो क्रिस आप कॉलेज से पहले कितनी पढ़ाई करते थे और कॉलेज में अब कितनी पढ़ाई करते हो? ये नहीं पूछना था सर। कॉलेज से पहले तो जैसे कपिल ने बोला फिक्स शेड्यूल रहता था कि सुबह कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, फिर उसके बाद में घर पे आके थोड़ा टाइम मस्ती करके फिर वापस वही पढ़ने बैठ रहे हैं क्योंकि नीट निकालना है ऑब्वियसली इस वजह से।
तो मतलब जब इस शेड्यूल से निकले तब एकदम से बहुत ज़्यादा टाइम भी आया था उसके बाद में कि अब क्या करना है। जब कॉलेज में आए तब फिर ये शेड्यूल टूट ही गया। कॉलेज के अंदर कुछ शेड्यूल है ही नहीं, जिस क्लास में जाना है उसमें जाओ, जिसमें नहीं जाना वो बंक मार देते थे, ऐसा चलता था। तो कॉलेज के अंदर तो बहुत ही कम पढ़ाई करी, फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली तो बहुत ही कम पढ़ाई करी है। जब एग्ज़ाम आते हैं उनसे 10-15 दिन पहले किताबें खुलती थी, मेरे को तो अभी भी ध्यान है, मैंने शायद एनाटॉमी की किताबें भी एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही ली थी, नई की नई खरीदी थी, और वो अभी भी नई की नई पड़ी है। और तुम ये बात एनाटॉमी के सर के सामने बोल रहे हो। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ऐसा ही था। फर्स्ट ईयर में पढ़ने का मन था नहीं बिल्कुल भी, और फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट भी ऐसे थे कि ये आते हैं, थोड़े से ऐसा लगता था कि आते हैं। तो फर्स्ट ईयर का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा? मेरा फर्स्ट ईयर में फिजियो था सर, और वही नहीं पढ़ा मैंने, मुझे इसीलिए अच्छा लगता था, सो पढ़ना ही नहीं पड़ता था मुझे। मेरा तो एनाटॉमी एनाटॉमी था। ये बटरी और इस वजह से तुमने एनाटॉमी बुक नहीं खोली है? बट बुक नहीं खोली, लेकिन मैं ऐसे फैसिनेट करता था सब्जेक्ट। अच्छा, डाइसेक्शन किया पूरा? डाइसेक्शन किया जहाँ तक हो सकता है। जब तुम लोग डीएच में गए थे फर्स्ट टाइम, कैडेवर देखा होगा, है ना? एक सपना भी होता है एक नीटू एस्पिरेंट का कि हम उस जगह पे जाएं वाइट कोट पहन के, ठीक है? तो मुझे हल्का सा उस चीज़ के बारे में बताइए कि जब फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने वाइट कोट बाई किया या किसी ने गिफ्ट किया होगा तुमको, उसको जब फर्स्ट टाइम पहन के तुम कॉलेज आए होंगे, उस टाइम क्या वाइब्स थी तुम्हारे अंदर, क्या फीलिंग्स थी? मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो घर वाले थे, वो लाइक बेटे फोटो को। भेज, दिखा कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर वो कोचिंग की तरफ से स्टेथ भी मिला हुआ है, तो वो स्टेथ वगैरह सब पहन के फ़ोटो वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो वाला पार्ट बहुत अच्छा था कि White उसी coat के लिए ड्रीम ceremony, करते हैं, हाँ। जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं ड्रीम उसी का होता है। हाँ, बहुत सारी मतलब पहले वीडियोस वगैरह भी ऐसे देखी थी पहले 9th-10th के टाइम पे कि वाइट कोट सेरेमनी होती है, स्टेथ सेरेमनी होती है। सो वो एक फैसिनेटिंग चीज़ थी, काफ़ी ड्रीमी सा लग रहा था। क्रिस आपको? सर मेरे को तो शुरुआत के कुछ दिन तो फैसिनेटिंग था कि वाइट कोट पहन रहे हैं, वाइट कोट पहन रहे हैं। फिर थोड़ा ऐसा हो गया वाइट कोट पहनना ही है, रूल की तरह हो गया। हाँ, फिर वो एक तरह से मतलब मस्ट हो जाता है कि हाँ। ये तो पहनना है, वाइट कोट तो पहनना। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डांट भी उसी पे खाई है हमने, एप्रन कहाँ है। एप्रन कहाँ पर डीएच में नहीं आया। हाँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत कंपलसरी होता है। हाँ। तो तीनों सब्जेक्ट्स में से मतलब फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स जो थी उनमें से तुम्हारी फिजियोलॉजी फेवरेट थी, एनाटॉमी फेवरेट थी, तो एनाटॉमी में आगे क्या करना चाहते हो ऐसा? एनाटॉमी में सर अभी ऐसे सोचा नहीं है, पहले पीजी निकल रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। एनाटॉमी में सबसे फैसिनेटिंग चीज़ तो फर्स्ट डे 1 था मेरा, काफ़ी अच्छा था। क्या क्या मेरी टेबल स्पेशल पे, हुआ था? सबसे पहले तो मैंने लोगों को बेहोश होते देखा वहाँ पे, कैडेवर देखा, स्मेल वो आती है सर फॉर्मलिन की, बहुत तेज स्मेल थी वो। पहले तो एडजस्ट होने में भी टाइम लगा उसमें कि उधर बैठना है। फिर काफ़ी टाइम तो हम बस बैठे पढ़े, वहाँ बगल में बैठ के पढ़ते रहते थे कि कैडेवर के पास पहले बैठना है, इतना ही सिखाया सर ने। फिर उसके बाद वो लेजेंडरी लाइंस, प्लेस वेयर डेड टीचर्स द लाइव, तो वो फिल्मी सा लगा रहा बिल्कुल। फिर उसके बाद तो आदत हो गई थी सर। तो उसमें डाइसेक्शन में इंटरेस्ट था कि स्टडी करते थे? सर पहले था, कुछ टाइम तक तो काफ़ी था। स्टार्ट किया था तब 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो बहुत जोश रहता था कि मैं करूँगा डाइसेक्शन, और लड़ाई हुई है उस पर प्रॉपर कि आज डाइसेक्शन। और फिर बाद में ऐसा हो गया था कि ऐसे बंदे को असाइन किया था कि आपको डाइसेक्शन करना ही करना है आज। और उससे भागते थे लोग। उस दिन बंक कर लिया कि आज डाइसेक्शन है, आज नहीं करेंगे, आज बंक कर लेते। मेन रीज़न क्या रहता था उस चीज़? पता नहीं सर, वो अब उसमें इतना इंटरेस्ट कम हो गया था कुछ थोड़े टाइम के बाद। डाइसेक्शन स्टार्टिंग में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बाद में तो ऐसे इतना उसमें क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं सर। इसका रीज़न तो ना मैं बताता हूँ क्या होता है। बताओ। डीएच पे ऐसे 15-20 जने 25 जने जितनी एक टेबल होती है उसमें वो असाइन 25 होती है, हाँ। तो 25 जने एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं ना, तो दोस्त बन ही जाते हैं आपस के अंदर। तो कुछ टाइम बाद में सब ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के साथ मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय पढ़ने के। वो तो हमेशा प्रवृत्ति चलती आई है इंसान की। तो वहाँ पे अगर जाते तो फिर दोस्तों के साथ में बातें करने वगैरह में ज़्यादा मज़े आने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे डाइसेक्शन से ध्यान हट जाता है। डाइसेक्शन तो फैसिनेटिंग चीज़ है, वो तो जानना चाहिए। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है, क्योंकि कैडेवर अपन को पूरे 5 साल की जो MBBS की जर्नी है ना, उसमें उस टाइम पे मिलता है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, एनाटॉमी सब्जेक्ट में ही मिलेगा।
फिर आप लोगों को कैडेवर नहीं मिलेगा, फिर रियल ह्यूमन मिलेंगे। कोई भी मिस्टेक होगी तो उसका असर भी मिलेगा। या आप कितनी मिस्टेक्स कर लो कैडेवर पे, कोई वो सिर्फ लर्निंग के लिए ही तो है। ओके, तो एनाटॉमी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के बजाय इंटरेस्टिंग रहती है। थोड़ी सी अलग रहती है ना सर, पहले कभी पढ़ा नहीं होता है ऐसा, और सीधा कैडेवर दिख रहा है पहली बार में, काफ़ी फैसिनेट करती हैं चीज़ें। बोन्स हैं, रियल बोन्स, वो भी बहुत अलग लगती हैं। फ़ोटो भी खिंचाए होंगे फर्स्ट टाइम जब चीज़ें हाथ लगी होंगी तो। अलाउड नहीं रहता देखिए, हार्ट ब्रेन सब कुछ। हाँ सर, वीडियोस बनाई थी हमने तो प्रॉपर ऐसे कि दिस इज हार्ड, घर भेजी है मैंने तो जो तीनों ये फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जब एग्ज़ाम आती थी तो तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सी सब्जेक्ट्स को सोच के टेंशन होती थी कि यार इसकी एग्ज़ाम और आ गई? बायोकेमिस्ट्री। क्यों? टेंशन उसी की होती है सबसे ज़्यादा उसमें सर। एक तो सारा रटने का है, और कमाल की बात है कि सर उसको पूरे साल किसी ने नहीं पढ़ा होता है, कभी भी नहीं पढ़ते। पूरा फोकस एनाटॉमी पे, पूरा फोकस एक तो एनाटॉमी पे होता है, एक जो बचा कुचा होता है वो फिर फिजियो में लगा देते हैं सर सीखने, क्योंकि सीखने का ऐसा लगता है कि इन्हें में बायोकेम तो याद करनी है पूरी, साइकिल्स हैं उसमें, रटने वाली चीज़ें हैं पूरी। तो इस वजह से उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन तो उसी की होती है। फैकल्टी कैसी थी आप लोगों की? पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे कॉलेज में? जो कोचिंग में और कॉलेज की फैकल्टीज़ में कुछ डिफरेंस फील होता है? कोचिंग में तो सर ऐसा है कि वो खुद करते हैं सब, फैकल्टीज़ होती हैं वो खुद करती हैं कि हम बताएंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब ऐसे करना है। कॉलेज में ऐसा नहीं है सर, कॉलेज में ऐसा है कि तुम खुद करो, तुम खुद पढ़ो, तुम थोड़ा सा खुद से करके आओ, खुद को करना है वहाँ पे, तो ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट से हो जाते हैं फिर। मतलब आप भी फ्री है और फैकल्टी फ्री है? हाँ सर कॉलेज में ऐसा ना, फैकल्टी नो डाउट बहुत ज़्यादा लर्नड है, वो तो एक्सेप्ट मतलब वो चीज़ है ही है, लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को लास्ट बेंच पे जाके बैठे रहते थे, सब अटेंडेंस के लिए आ रहे थे कॉलेज। तो वैसे कॉलेज में तो आते ही सबसे पहले यही होता था, क्लास थ्योरी क्लासेस में तो यही होता था, पहली लाइन सर की सबकी सेम होती थी कि लास्ट बेंच फ्रंट बेंच पे आ जाओ तो फ्रंट बेंच खाली रहती थी हमेशा। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट बेंच पे बातें चल रही है। लास्ट बेंच पे सर कभी पढ़ाई नहीं होती, कभी भी। आप लोगों की बेंच कौन सी थी? फिर हम लूपहोल ढूंढ के मिडिल बेंचेस पे बैठने लग गए ताकि कोई लास्ट से आगे ना बुलाए और आगे बैठने से कोई ज़्यादा ना लाइक हो। तो पढ़ाई के अलावा आप लोगों ने और क्या क्या एंजॉय किया है? घूमने करने का टूर प्लान कुछ कॉलेज लाइफ में जो एक होता है? तो सर जब से फर्स्ट ईयर में ग्रुप्स बने थे तब से घूमने का तो ऐसा है कि टाइम मिलते ही घूमने तो निकल जाते हैं। घूमने का तो फिक्स हो रखा है, जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं सब घूमने निकल जाते हैं, कोई नहीं आता क्लास में उसके बाद पूरी खाली जाती है। बंक होता है सर, मास बंक। मास बंक क्या होता है जरा नीट फ्रेंड को बताओ। मास बंक होता है कि अगर कुछ 2-3 छुट्टियां आ रही है और आपको 2-3 छुट्टियां 7 दिन में तब्दील करनी है तो सारे क्लास वाले ग्रुप पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब कॉलेज कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसकी खैर नहीं है। और जो जाएगा उसकी खैर नहीं है। फिर भी कुछ 2-3 निकलते ही हैं, और वो हर कॉलेज के अंदर होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मास बंक का मतलब यही होता है कि सब कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने साथ में डिसाइड किया है कोई कॉलेज नहीं जाएगा। बस सर ग्रुप अनम्यूट करके रखना पड़ता है उसमें सबके ग्रुप म्यूट पे रहते हैं। ओके, तो कॉलेज लाइफ की सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है ना। जितना प्रेशर अपन को तैयारी करते टाइम होता है, उसमें सिलेक्शन का भी प्रेशर होता है, रैंक्स का भी प्रेशर है, अच्छे कॉलेज मिलेगा नहीं उसका प्रेशर है। कॉलेज लाइफ में एक बार आ गए उसके बाद तो ये है कि अब बस अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए करना है। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मीडियम पढ़ेंगे तो ठीक ठाक डॉक्टर बनेंगे, तो उसके लिए होता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है। कॉलेज में कुछ आपके साथ कुछ फ़नी मोमेंट या कुछ ऐसे हुए हैं इनिशियल मंथ्स में? इनिशियल मंथ्स में तो नहीं, एक चीज़ है जो मैंने पूरे 1 साल यूज़ करी है। क्या? हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था जो मतलब आता नहीं था बिल्कुल भी, तो उसकी ऐसा था कि एब्सेंट लगती थी, तो फिक्स ही था ऐसा। तो अब कुछ भी कांड वांड किया है क्लास में पकड़े गए कुछ भी करते हुए, फ़ोन चलाते हुए, कुछ भी करते हुए, तो टीचर्स बोलते ही थे कि अब एब्सेंट लग जाएगी तो रोल नंबर बता दो। तो मैं मेरा रोल नंबर नहीं बता कि उसका रोल नंबर बताता था हमेशा क्योंकि वहाँ तो वैसे भी रहा नहीं है, एब्सेंट तो लगी रही है, तो मैं लेके उसका रोल नंबर बताता। तो कभी मुलाकात नहीं हुई फेस टू फेस उससे? नहीं। क्रॉनिक एब्सेंटीज होते हैं सर, वो आते ही नहीं कभी, तो उनकी एब्सेंट वैसे भी लगनी है। और कपिल आपका क्या था, डेली क्लास जाते थे कॉलेज वाली या फिर बीच मैं में? सर कभी कभी मास बंक वगैरह किए हैं काफ़ी,
मोस्टली डीएच ही बंक किया है मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उसी में मिलता है। हम्म, तो वहीं घूमने चले गए, डीएच बंक कर गए। इनिशियल डेज में तो काफ़ी बंक किया था, पर फिर अटेंडेंस शॉर्ट होने हाँ, के तुम्हारे रेजिडेंट भी ठीक थे तुम्हारे साथ थोड़ा है? कौन था तुम्हारे टेबल पे रेजिडेंट? काफ़ी सर मारेंगे पापा। ओके। ऑफ कैमरा मारेंगे सर। तो आप लोगों ने जैसे कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई इसके बाद अपनी हॉबीज़ को टाइम दिया है, और हॉबीज़ क्या क्या थी आप लोगों की वो बताइए। सर मेरी तो कोचिंग टाइम से ही हॉबी थी कि शाम को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। हम्म, घर पे रहता हूँ तो भी मैं शाम को क्रिकेट खेलने जाता था, और कोचिंग टाइम में भी संडे या सैटरडे क्रिकेट ज़रूर खेलता था दोस्तों के साथ, जो भी हॉस्टल वगैरह रहते थे। एक बार तो सर इस चक्कर में हॉस्टल से निकाला भी गया था। हॉस्टल में बैन था बिल्कुल कि कोई भी क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। हम्म, और हमने बैट बनाया था, बैट लेके आए थे घर से, हम्म, और वो रख रखा था छुपा के वार्डन से, हम्म, और स्माइली बॉल से खेलते थे ताकि वो कुछ टूट फूट ना हो। फिर बैट से ही हमने तोड़ दिए, वहाँ की ट्यूबलाइट कांच वगैरह तोड़ दी थी हॉस्टल के अंदर ही। हॉस्टल के अंदर। तो उस चक्कर में निकालने को भी आ गए थे एक बार तो। तो अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो? यार अब तो बहुत कम हो गई है, अब तो थोड़ी सी जिम वगैरह ही कर लेते हैं, उसके अलावा तो कोई स्पोर्ट्स मतलब एक्टिविटी। एक तरह से कॉलेज में आने के बाद अपन अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, राइट? हाँ सर। क्योंकि कॉलेज की खुद की पर्सनल जिम भी है, प्लेग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, बास्केटबॉल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट करने का मौका जनरली होता ही है, राइट? हाँ तो सर, यहाँ पे तो आने के बाद चांसेस बढ़े ही हैं। इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलग अलग, और कॉलेजेस में तो लाइक हॉस्टल में भी होते ही रहते हैं गेम्स वगैरह, हॉस्टल गेम्स वो भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और भी डेली एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फुटबॉल खेलने वाले रोज़ फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन ग्राउंड है तो बैडमिंटन खेलने भी रोज़ जाते ही हैं लोग, टीटी टेबल्स, चेस। मतलब एक तरह से पूरा इन्वायरमेंट है आपके पास, राइट? हाँ सर। कॉलेज में आने का मतलब है कि एक तरह से आप प्रेशर फ्री हो चुके हो, एक आपका फ्यूचर एस्टेब्लिश हो चुका है, ऊपर से आप अपनी अगर अदर फील्ड में कुछ इंटरेस्ट दिखाते हो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, उसको भी पूरा टाइम दे सकते हो, राइट? तो आप लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखी है नहीं? मैंने तो सर कर तो रखी है सर। कर रखी है? ये मत बोलना, दिख नहीं रहा। डेली नहीं जाते मतलब है? हाँ थोड़ा सा अच्छी रहती कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हो? हाँ सर, कॉलेज की लाइब्रेरी में एग्ज़ाम टाइम से 2-3 महीने पहले से वहाँ पे सब 3 महीने ज़्यादा। 2-3 महीने में तो फिर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी, तो साथ में ही होता है सर वो, तो 3-4 महीने तक कंटिन्यूस ही चलता है वो। तो सब लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हैं उस टाइम पे सब। वैसे नॉर्मल डेज पे अभी कोई नहीं जा रहा लाइब्रेरी। तो आप लोग जब कॉलेज में आ गए थे, तो कॉलेज में आने के बाद आप हॉस्टल में रहे थे या फिर आउट ऑफ कैंपस रहे थे? सर फर्स्ट ईयर में तो जैसे हॉस्टल अलॉट होते नहीं हैं एसएमएस में, तो सेकंड ईयर से हॉस्टल अलॉट होने शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो सब बाहर ही रहते हैं, तो हम सारे बाहर ही रहते थे फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में बाहर रूम लेके रहते थे, राइट? रूम लेके में तो सारे दोस्त वगैरह, फ्रेंड सर्कल पूरी? हाँ सर, लगभग सब साथ ही रहते थे, कोई मतलब पास ही थे सबके रूम्स। तो कांड भी कभी हों काफ़ी? हाँ सर, वो तो इंसिडेंस है एक मेरे पास कि बायोकेमिस्ट्री का शायद वो था, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था। तो ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से एक रात पहले तो कोई सोता था ही नहीं, तो सब पढ़ने के लिए बैठे रहते थे। तो एक नींद आती थी तो उसके लिए चाय पीना कंपलसरी हो जाता था सबके लिए, तो सब ऐसे झुंड बना के चाय पीने जाते थे रात को? तो रात को ऐसे ही बाइक पे 3 लोग जा रहे थे हम, 2 बज रहे होंगे उस रात के, और फिर रास्ते में ऐसा हुआ कि सर कुत्ते पीछे पड़ गए हमारे। और फिर उसी चक्कर में हमने बाइक साइड में रोकी, तो सामने एक स्कूटी वाला था, उसने भी रोक रखी थी स्कूटी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो। और वो हमारे पास आया, हमें लगा कि पूछेगा ठीक होगी नहीं हो, हमने दूर से ही बोला कि नहीं नहीं हम ठीक हैं वो ये वो। और वो पास आके एकदम से बोलता है कि जानवरों को परेशान करते हो, जानवरों को परेशान करते हो रात को। मैं कहा, नहीं ये क्या बोल रहे हैं, एकदम से हड़बड़ा गए हम भी। और वो एकदम से बोला मैं मीडिया से हूँ, ऐसा आईडी कार्ड दिखाने के चक्कर में, और पेपर स्प्रे मार के चले गया हाँ, कौन? रात को। हाँ।
अब 2 लोगों के पेपर्स पे पड़ गया, मैं बच गया उसमें। तो वो तो भाग गया, फिर वहाँ से हम लेके गए उनको हॉस्पिटल, लेके गए दोस्तों को साथ में। तो फिर वहाँ पे समझाना मुश्किल हो गया कि हुआ ये क्या रात है? को पेपर स्प्रे कौन लगा गया। अब वो शक कर रहे कि नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा कि रात को पेपर स्प्रे मार के गया है तुम्हारे कोई। हम कैसे बताएं उसे कोई लड़का था पेपर स्प्रे मार के गया है हमारे। तो अभी जो नीट यूजी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, हम्म। उनको आपने ये तो बता दिया कि कितना अच्छा माहौल है कॉलेज के अंदर और कितनी सारी चीज़ें जिनसे वो फ्री हो जाएंगे, राइट। अगर आज के टाइम पे वो 1 साल भी अच्छी से मेहनत कर लेते हैं और एक अच्छी कॉलेज में अपनी सीट ले लेते हैं तो लाइफ सेट तो है ही। उसके बाद वो उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें करने का मौका भी है। तो आप नीट यूजी एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ताकि उनके एक अच्छा स्कोर अचीव हो सके उनकी तैयारी के साथ? तैयारी के साथ में अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए मतलब अपने आप को बहुत काम और कंपोज रखो थ्रू आउट द प्रिपरेशन। एंड रिवीजन अपने काफ़ी अच्छे से करो। रिवीजन्स काफ़ी फास्ट होने चाहिए आपके, जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर। तो रिवीजन लगभग कितने होने चाहिए? आप लोगों ने कितने रिवीजन किए थे उस टाइम पे? नीट के टाइम पे रिवीजन्स ऐसे काउंट नहीं करे हमने कभी, बट जब भी मॉक टेस्ट होता था तब एक ना एक बार तो रिवीजन हो ही जाता था किसी ना किसी चीज़ का। तो लाइक ऐसे तो काउंटलेस टाइम्स रिवीजन हुए हैं। जो चीज़ जिस समय भूल रहे हैं उस समय उसको रिवाइज कर लिया, ऐसे रखो। आपका कपिल? सर मैं रिवीजन तो इतना एफिशिएंट नहीं था रिवीजन करने में। मैंने लिख लिख के किया है मोस्टली अपना रिवीजन जो था, कि मेरे को याद कम होता था थोड़ा सा। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैं भूलता था तो वो मैं जो एग्ज़ाम्स में गलत होते थे वो मैं लिख लेता था पहले। नोटबुक बना रखी थी उस चीज़ की कि मैं ये गलती करता हूँ तो वो मैंने लिख लिए। तो उसी चीज़ को अगर वो जैसे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो बुक से देख लिया, नहीं तो नोट्स होते थे मोस्ट प्रोबेबली, नोट्स से देख के और फिर लिख के रिवाइज करके और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देता था। मेन चीज़ वही थी। और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। तो अगर जो कोई मिस्टेक्स हो रही हैं उनको, हाँ मिस्टेक्स को लिख लो, या फिर कोई भी चीज़ है अगर कुछ करना है सुबह से शाम तक में कि ये करना तो उसे लिख लो। तो आधा काम वही हो जाता है कि एक बार लिख लिया तो फिर ऐसा होता है कि ठीक है मेरे पास अब दिन का कुछ है कि गोल है शाम तक ये करना है तो ये हो जाएगा। तो एक टिप्स तो ये होगा कि रिवीजन अच्छे से रखें, राइट। एंड सर रिवीजन के लिए ना एक चीज़ कर सकते हैं, रिवीजन स्लॉट्स बना के रखता था जैसे मैं। जैसे 1 महीने के अंदर जो चीज़ें रिवाइज करनी है, 1 महीने या 15 दिन के अंदर जो चीज़ रिवाइज करनी है लिख दिया। एंड उसको डे वाइज रख लो कि इस डे पे से ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए। कभी हो जाते थे कभी नहीं होते थे, कभी बाद में ले लो उनको। एंड के 1-2 दिन बफर में रख लो कि जो बचे हुए होंगे वो इनमें कर लेंगे। ऐसे कर सकते हैं रिवीजन डेली बेसिस पर प्लानिंग। ओके। और मॉक टेस्ट की क्या फ्रिक्वेंसी रखते थे? कितने मॉक टेस्ट देते थे प्रिपरेशन में? सर शुरुआत करी थी तो तब तो ऐसा था कि 21-21 दिन में होते थे कोचिंग में। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ गई थी। फिर 21 दिन से 14 दिन पे आ गए थे और फिर वीकली आ गए थे। और एग्ज़ाम जब लास्ट में आने वाले थे, लाइक 3-4 महीने बचे थे, तब ऐसा होता था कि हर 3 दिन में एक एग्ज़ाम हो जाता था। कोचिंग की तरफ से 1 घंटे का एग्ज़ाम हो जाता था। तो ऐसा हो जाता था। और फिर लास्ट के मेजर टेस्ट होते हैं वो तो लगभग डेली होते हैं। 1 दिन का गैप मिलता है 3 एग्ज़ाम्स के बीच में। तो ऐसे तो आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाई करें, ज़्यादा प्रेशर ना लें? अपनी तरफ से क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस तो सर ये है कि मेजरली मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना। और जो गलतियाँ हुई हैं सब मेनली वो होती हैं कि एक तो छोड़ दिया, नहीं आता था, आता ही नहीं था वो। एक क्या कि मतलब कर रहे थे, मतलब तुम्हारा आंसर आया उसमें और फिर गलत किया है, तो वो गलत है कि वो तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत था पहले से, तो उसे सही करना है जहाँ भी। तो लिख के सही करो या फिर उसे लिख लो। मेरी मेन तो यही है कि मिस्टेक नोटबुक तो बनानी ही बनानी है। और सर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जैसे नीट के टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं कि 7-8 घंटे पढ़ो, 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। टू बी फ्रैंक मेरी इतनी सिटिंग कभी नहीं थी 7-8 घंटे वाली। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बैठता था डेली, 2 से 3 घंटा। और कभी संडे रह जाता तो 4-5 घंटे, इससे ज़्यादा मेरी सिटिंग नहीं थी। तो मैं अपने लिए लीजर टाइम भी ढूंढता था। जैसे मेरे को सीरीज़ देखने का शौक था, सीरीज़ मूवीज़ देखने का शौक था, मैं बार बार कुछ रिपीट पे देख लेता था, ऐसा था। तो उसके लिए भी टाइम निकालता था बीच बीच में, क्योंकि मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस तरीके से कि मैं बैठ के घंटों तक पढ़ रहा हूँ।
तो मस्ती करना भी ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, वरना फिर मोनोटोनस लाइफ हो जाती है और फिर वो उससे बोरियत ही होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं ना कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल मोड प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल भी हमको अदर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, उसको लेके आप लोगों की क्या राय है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत तो एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना फिजिकल एक्टिविटी के मेरा दिमाग तो नहीं चलता था। कुछ तो एक्टिविटी करनी थी, खेलना है, घूमने जाना है, कहीं जाना है। किसी भी एक अदर एक्टिविटी थोड़ा हाँ। पार्टिसिपेट रहो ताकि फिजिकली मेंटली भी उसमें एक्टिव रहे। नहीं सर, वो एक कमरे में बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं बहुत, तो वो फिर उस कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं होती। आप तो क्रिकेट खेलते थे उस टाइम में ना, हाँ जब भी बोर हो जाते थे। मैं बोर हो जाता था सर, या तो इकट्ठा करता था पहले तो हॉस्टल वालों को कि अब कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पे, और सब लगभग सब तैयार ही बैठे रहते थे हॉस्टल में तो सर कि ठीक है चलो। सो ये जो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना चल सकती है, बिल्कुल। बट अगर आप 2 साल के लिए पढ़ रहे हो तो ये चीज़ नहीं अपनानी हाँ। चाहिए, सब कुछ छोड़ के फिर इस पे लग फिर जाओ। बीच में सैचुरेट हो जाते हैं। बीच में वो सर वो स्टार्टिंग में घर से पंप अप होके आते हैं ना कि फुल मोटिवेशन दे के भेजते हैं कि तुम्हें ये करना है, सुबह 4 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोचिंग जाना है, टेस्ट देने। तो ये अगर कोई ज़्यादा ही पम्प्ड अप रहा है तो मुश्किल से 1 महीने 2 चलेगा। महीने ही रूटीन में रह हाँ, पाएगा। 1 महीने, क्योंकि ये सर डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट जब तक नहीं होती चीज़ें, जब तक डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा। तो अपना एक शेड्यूल तो थोड़ा बहुत रफ सा होना ही चाहिए।